सो नेक्स्ट जो है आपका ब्लड है, ठीक है। सो ब्लड को पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो ये मेरे पास थ्योरी है, इसको मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं उसको बना देती हूँ। उसके बाद मैं थ्योरी जो है अभी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरा सेल टिश्यू और उसके साथ साथ सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं और डिसऑर्डर है वो सब मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ा था मैंने आज। और तो मैंने एक वीडियो कंप्लीट किया है, और वीडियो के कई पार्ट्स होंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो मुझे अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सो नेक्स्ट है आपका हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में सारे जो डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर आ जाएंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, फिर इस वीडियो को देखना है। तो देख लेते हैं क्या है ब्लड में। सो पहला क्वेश्चन है कि द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, बी है 7.35 टू 7.45 जो है इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। एक बार कैमरा से सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें ये देख लेते हैं, रैशनल देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड पीएच इज 7.35 टू 7.45, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक क्लाइंट को एसिडोसिस या हेतु असिस्ट करने के लिए कोरोनरी केयर यूनिट नर्स एक आर्टेरियल ब्लड सैंपल लेती है। तो आर्टेरियल ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है, क्या होती है। तो आर्टेरियल ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या है, यहाँ पे 7.42 दिया है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड क्या होता है। ब्लड इज ऑप्शन सी इज बफर सॉल्यूशन। क्या होता है, एक बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन से तात्पर्य एक वीक एसिड होता है और उसके साल्ट जैसे कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन से होता है, जो पीएच स्पेशली ब्लड को कांस्टेंट रूप से मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ब्लड में क्या होता है, बफर। बी मानव शरीर के 3 प्रिंसिपल्स बफर सिस्टम के होते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट बफर, प्रोटीन बफर सिस्टम और फॉस्फेट बफर सिस्टम। ब्लड प्लाज्मा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स का मुख्य बफर प्रोटीन्स बफर सिस्टम होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला ग्लोबिन प्रोटीन ब्लड सेल्स के अंदर गुड बफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द ब्लड कंटेंट, ब्लड के अंदर क्या होता है, कितना परसेंट ऑफ वाटर होता है। डी ऑप्शन 60% ऑफ वाटर क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है। नेक्स्ट है इसमें रैशनल देखो, ब्लड में 50 से 60% एवरेज यानी 55% क्या होता है, स्ट्रो कलर में लिक्विड होता है, जो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा का परसेंटेज कितना बताया गया है, 55% होता है। प्लाज्मा कंटेंट 91.5% वाटर। प्लाज्मा के अंदर 55% तो प्लाज्मा होता ही है, लेकिन उस प्लाज्मा के अंदर 91.5% क्या होते हैं, वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस कॉम्प्रोमाइज ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिया हुआ है ऑप्शन भाई। सो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दिस सारे होते हैं ब्लड में। क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, सारी चीज़ होती है। देखो अब रैशनल क्या लिखा है कि सेल यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स युक्त फ्लूइड या प्लाज्मा जो हार्ट और ब्लड वेसल्स में बहना है तथा न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज, हीट और ऑक्सीजन को टिश्यू तक और वेस्ट मैटर या CO2 को टिश्यू तक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है, वो ब्लड कहलाता है, ठीक है। थोड़ा स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होगा क्योंकि हिंदी का पूरा इंग्लिश का पूरा हिंदी है, कन्वर्ट करके दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल यहाँ पे क्या बताया गया, ऑप्शन बी इज राइट, लेस देन 200 mg पर डे। लेस देन 200 mg पर डे क्या होता है, आपका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, ठीक है। सो इसका ये देख लो आप, ठीक है। दो 200 तक हो जाता है, ठीक है, 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फॉर्म। बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फॉर्म। सो बिलिरुबिन जो होता है वो किसका फॉर्म होता है, तो ऑप्शन ए इज हीम। हीम का फॉर्म क्या होता है, बिलिरुबिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड एक्सेप्ट। प्लाज्मा में सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक को छोड़ के। तो ऑप्शन सी मायोसिन नहीं होता है। तो क्या होता है ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में काउंट होता है। प्लाज्मा प्रोटीन से तात्पर्य ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन से होता है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन इत्यादि। मायोसिन क्या होता है, मायोसिन मसल्स फाइबर में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। यह कुल मसल्स प्रोटीन में 45% भाग को बनाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे अत्यधिक क्वेश्चन नंबर 9 है, अत्यधिक हीमोलाइसिस के कारण बॉडी में कौन सा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है? अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, हीम का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्या हो जाता है जमा? ऑप्शन ए इज राइट, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होता है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। तो ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है? तो राइट आंसर इज एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखो, ऑनकोटिक प्रेशर से तात्पर्य एक सॉल्यूशन में कोलोइड्स के द्वारा डाले गए ऑस्मोटिक प्रेशर से होता है, जैसे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा। एल्बुमिन स्मॉलेस्ट और मोस्ट न्यूमरस प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो ब्लड के ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में मेजर रोल निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑनकोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज। तो ऑनकोटिक प्रेशर को डिफाइन किया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड्स इन सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा के द्वारा होता है, प्लाज्मा कोलोइड्स के द्वारा होता है, कहाँ पे? सॉल्यूशन में होता है, हम ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां, 12 है। क्या बोलता है क्वेश्चन कि अ प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर इज, राइट आंसर इज एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो नॉर्मल प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आपका, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन संपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60% भाग माना जाता है? तो ऑप्शन डी, एल्बुमिन जो होता है 40 से 60% होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सीरम एल्बुमिन को एडमिनिस्टर करने में इंडिकेशन माना जाता है? तो ऑप्शन बी बोला गया, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सीरम एल्बुमिन की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, प्रोलॉन्ग प्रोटीन डेफिशिएंसी युक्त एक पेशेंट लो प्लाज्मा प्रोटीन प्रकट करता है जो किसका मेंटेनेंस को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बोला गया है कि प्रोलॉन्ग प्रोटीन डेफिशिएंसी, लंबे समय से प्रोटीन की कमी हो गई है एक पेशेंट के अंदर, लो प्लाज्मा प्रोटीन है, तो किस चीज़ को प्रभावित करेगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कैपिलरी से फ्लूइड को पुशेस करता है या कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा अपोज होता है जो सम्मिलित करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बी दिया है। तो बी क्या है? पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर। पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर। क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कैपिलरी से फ्लूइड को पुशेस करता है, कैपिलरी से फ्लूइड को जो पुश करता है किसके माध्यम से होता है? कौन सा प्रेशर होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। यह कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा अपोज होता है जो सम्मिलित करता है, क्या करता है? पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीअब्जॉर्ब वाटर। नेक्स्ट है, ब्लड में किस सब्सटेंस की इनसफिशिएंसी से बॉडी में एडिमा हो जाता है? तो बॉडी में किस चीज़ की कमी से एडिमा हो जाता है? तो ऑप्शन इज राइट, एल्बुमिन की कमी से बॉडी में हमें सूजन देखने को मिलता है, जिसे हम एडिमा बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका रैशनल, देखो, ब्लड में एल्बुमिन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन? एल्बुमिन करता है। एल्बुमिन की कम मात्रा के कारण ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे टिश्यू में फ्लूइड के सिप आउट होने के कारण एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन इज नोन एज। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आंसर फर्स्ट ए इज राइट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देख लो इसका रैशनल क्या लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन जो लंग्स एल्वेलाई की कैपिलरीज में ऑक्सीजन से रिवर्सिबली बाउंड हो जाता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन या अनस्टेबल कंपाउंड कहलाता है। लंग्स में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आसानी से 1.36 सीसी ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। केमिकली रिड्यूस्ड और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कॉल्ड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो इसको सेट कर ले थोड़ा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के केमिकल कॉम्बिनेशन को कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनने वाले कंपाउंड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं।
नेक्स्ट आपका आ गया आरबीसी। आरबीसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आने वाला है इसमें। सो क्या है, लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 80 डेज दिया गया है, वैसे 90 डेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फीटल आरबीसी है शॉर्टर लाइफ स्पैन 80 डेज के लिए होता है, जबकि एडल्ट के लिए 120 दिन। 80 डेज 90 डेज 90 डेज किसका था, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी दैट एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन 2 अल्फा तथा 2 बीटा चेन और फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा तथा 2 गामा चेन होते हैं। एडल्ट में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है, जबकि फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गामा चेन होता है, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेंट, नॉर्मली एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो देखो अभी हमने पढ़ा एडल्ट में क्या होता है, 2 अल्फा होता है, 2 बीटा चेन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फीटल हीमोग्लोबिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फीटल हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इज राइट, हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन कंपोज ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट, ठीक है। 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट से बने होते हैं, किसका, फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन को HbF से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी दिया है, यहाँ पे कोई एडल्ट मतलब कुछ भी मेंशन नहीं है, फीटल लिखा है कि एडल्ट लिखा है, तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें एडल्ट ही मानना है, तो 120 डेज हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट है आरबीसी आर फॉर्म्ड हेमाटोपोइसिस अकर्स इन। हेमाटोपोइसिस कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। आरबीसी जो बनते हैं इसकी प्रक्रिया को हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं। तो हेमाटोपोइसिस कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। इसका हम रैशनल पढ़ लेते हैं। आरबीसी के फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अगर आरबीसी बनता है तो उसको एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, जो यूट्राइन लाइफ में 3 मंथ से संपूर्ण लाइफ तक बोन मैरो तक होता है। मतलब यूट्राइन लाइफ में बच्चे के 3 मंथ से लेके होल लाइफ तक बोन मैरो में बनता है आरबीसी। यद्यपि आरबीसी ही नहीं, सभी प्रकार की ब्लड सेल्स का प्रोडक्शंस और डेवलपमेंट बोन मैरो में ही होता है, जिसे हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स आर synthesized in the embryonic life in that। ऑप्शन बी इज राइट, योग सैक। आरबीसी जो होता है वो सिंथेसाइज एम्ब्रियोनिक लाइफ में किस में होता है, तो योग सैक में होता है। देखो अब यहाँ पे मेन चीज़ दिया गया है, ये एग्जाम में पूछता है कि साइट ऑफ हेमोपोइसिस इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ के कई फेजेस दिए गए हैं। एम्ब्रियोनिक फेज होता है, फीटस फेज होता है, और फीटस में 2 से 6 महीना दिया गया है, और फीटस में यहाँ पे 6 से 9 मंथ में बोला गया है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक पीरियड टिल 2 मंथ तक जो हीमोपोइसिस होता है वो योग सैक में बनता है। अगर बच्चा 2 से 6 मंथ का होता है तो लीवर में मोस्ट कॉमन बनता है। इसके अलावा स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड में भी बनते हैं। और अगर बच्चा 6 से 9 महीने का हो गया है तो रेड बोन मैरो से लेके ज़िंदगी भर, ठीक है, पूरी लाइफ कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। क्या बनता है, हीमोपोइसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 26, कौन सा ऑर्गन फीटस में मिड प्रेगनेंसी से पहले हेमाटोपोइसिस की प्राइमरी साइट्स होती है। कौन सा ऑर्गन फीटस में मिड प्रेगनेंसी से पहले हेमाटोपोइसिस की प्राइमरी साइट्स होती है, तो बी ऑप्शन, लीवर में बनता है, लीवर में बनता है। नेक्स्ट है टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। ऐसा कौन सा हम टर्म यूज करेंगे जो आरबीसी के प्रोसेस फॉर्मेशन के प्रोसेस को दर्शाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट। क्या है, एरिथ्रोपोइसिस। क्या हो जाएगा, आरबीसी का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सिंगल फीचर्स है जो आरबीसी की लाइफ स्पैन को सीमित करने की जिम्मेदार है, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्या है यहाँ पे, लैक ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ध्यान है, ये सब प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस की अनुपस्थिति के कारण आरबीसी केवल 120 दिन तक ही जीवित रहती है। न्यूक्लियस सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेल में बनने वाले सभी सब्सटेंस को यह नियंत्रण करता
है। न्यूक्लियस की अनुपस्थिति में सेल में ख़त्म हो चुके सब्सटेंस की पुनःपूर्ति नहीं हो पाती है। तो 120 दिन के बाद सेल की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण नॉट इंक्रीज आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन रप्चर होने से आरबीसी मर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान रहे। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर, नॉर्मल reticulocytes count of blood is normal reticulocytes count of blood is normal reticulocytes count of blood is तो ऑप्शन आंसर क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या दिया हुआ है? राइट आंसर ए दिया हुआ है, 1 से 2% होता है। आरबीसी की निर्माण प्रक्रिया के दौरान रेटिकुलोसाइट्स लास्ट इमेच्योर स्टेज होती है, यानी आरबीसी बनती है उसके कई सारे स्टेज होते हैं। तो लास्ट जो इमेच्योर सेल्स होता है उसको रेटिकुलोसाइट्स वो स्टेज होता है, वो एक तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिकुलोसाइट्स की संख्या, ध्यान है यहाँ पे क्या पढ़ना है? स्टेज ऑफ आरबीसी पढ़ना है। रेटिकुलोसाइट्स की संख्या कुल सर्कुलेटिंग आरबीसी की 1% होती है। आरबीसी का प्राथमिक रूप से प्रॉपर फॉर्मेशन न्यूट्रिशन पर डिपेंड होता है, जैसे प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कॉपर की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन B12 और फॉलिक रेड बोन मैरो के स्टेम सेल्स के डीएनए सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसाइथेमिया, क्वेश्चन नंबर 30 है। पॉलीसाइथेमिया वाले मरीज को दी जाने वाली नर्सिंग केयर का मुख्य फोकस किसे रोकना होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट, थ्रोम्बोसिस। अब ये क्या होता है? देखो रैशनल दिया हुआ है कि हेमाटोक्रिट का सामान्य से अधिक होना, 65% से अधिक हो जाना, उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। हेमाटोक्रिट जो होता है उसका अत्यधिक हो जाना, मतलब नॉर्मल से अत्यधिक हो जाना, कितना होना? 65% से अधिक हो जाना, उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो उस वक्त हम क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, पॉलीसाइथेमिया में ब्लड की विस्कोसिटी अधिक हो जाती है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन ज़्यादा बढ़ जाता है, के कारण थ्रोम्बोसिस बनने से स्ट्रोक या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा, तो थ्रोम्बोसिस होने लगता है, मतलब ब्लड का क्लॉट होना, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक को हम सीवीए भी बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट या हार्ट अटैक की चांसेस हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। एक सीओपीडी युक्त कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज युक्त क्लाइंट में सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है, केयर प्लान में कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को सम्मिलित किया जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है बी, इम्पेयर्ड टिश्यूज परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा थ्रोम्बोसिस की वजह से। किस पेशेंट में? सीओपीडी की पेशेंट में, अगर वो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया से हुआ है तो। ध्यान रहे कि पॉलीसाइथेमिया अगर यहाँ पे सेकेंडरी लिखा है, इसका मतलब प्राइमरी भी होता होगा, उसको भी आपको सर्च करना है और कमेंट करना है कि क्या क्या उसको डिफाइन करना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा कोऑपरेट करो ना यार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, इसका रैशनल देखो, ठीक है। सीओपीडी में क्रोनिक हाइपोक्सिया रहने से सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होने के कारण थ्रोम्बोसिस होने से टिश्यू परफ्यूजन इम्पेयर्ड हो जाता है। 32 है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट होता है? मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट ऑप्शन ए, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट होते हैं, वो मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट होता है, यानी इमेच्योर भी होते होंगे, ठीक है। ठीक है, तो उसको भी आपको सर्च करना है। इसमें आरबीसी के निर्माण के दौरान निम्न प्रकार की 5 स्टेज होती है। अब देखो यहाँ बोल दिया गया है, यहाँ पे अपने के लिए क्या लिखा था? स्टेजेस ऑफ आरबीसी, जो कि पढ़ना है। तो यहाँ पे दे भी दिया गया है कि कौन कौन से आरबीसी के 5 स्टेज होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक मैच्योर स्टेज के क्रम में होती है, जैसे प्लोरिथोब्लास्ट, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमैटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, लेट एरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट। आरबीसी एट रेटिकुलर स्टेज प्रोसेस अ फाइन रेटिकुलर नेटवर्क। आरबीसी में यह फाइन रेटिकुलर नेटवर्क एक मैच्योर आरबीसी के रूप में सर्कुलेशन में जाने से पहले खत्म हो जाता है। टोटल आरबीसी काउंट फॉर अ वुमेन इज, सो टोटल आरबीसी काउंट कितना होता है वुमेन में? तो यहाँ पे दिया ऑप्शन सी इज राइट, 4.225 दिया है। मेल में आरबीसी का काउंट एवरेज यहाँ पे दिया है 6
सो 5,05,000 हो जाएगा यहाँ पे। मेल में है, महिलाओं में पाए जाने वाले आरबीसी काउंट एवरेज 4,05,000 सेल्स पर माइक्रो से अधिक होता है। ठीक है, यह मेल में पाए जाने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, क्योंकि हार्मोन किडनी से एरिथ्रोपोइटिन के स्राव को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एरिथ्रोसाइट। सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है कौन सा वाला, तो एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, जिसमें आरबीसी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो ऑप्शन बी इज राइट, 14 से 16 ग्राम पर DL। वैसे लड़के का अलग होता है और मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग हुआ, लेकिन एवरेज हीमोग्लोबिन बोला गया है सबका, तो 14 से 16 ग्राम पर DL ध्यान में रहे। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ पर दिया है हीमोग्लोबिन एट बर्थ पे कितना होता है 25 ग्राम पर DL, 1 साल पे 70 ग्राम पर DL। एडल्ट मेल में 15 होता है और एडल्ट फीमेल में 14.5% एवरेज इसकी वैल्यू होती है। द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी का डायमीटर कितना होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर, 7 to 8 माइक्रोमीटर होते हैं आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर। नेक्स्ट है अच्छा डायमीटर आरबीसी यहाँ पे देखो 7.2 है आई थिंक। ठीक है, 7.2 माइक्रोमीटर दिया गया है यहाँ पे डायमीटर, एवरेज 7.7 माइक्रोमीटर दिया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 to 8 माइक्रोमीटर है, लेकिन एवरेज कितना होता है 7.7 माइक्रोमीटर जो होता है नॉर्मल आरबीसी का डायमीटर होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रैशनल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कोई भी पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो बॉडी में ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट ESR का तात्पर्य एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। यह एक वर्टिकल ट्यूब में ब्लड और एंटीकोगुलेंट जैसे हिपैरिन, सोडियम सिट्रेट तथा ADTA को मिक्स करने के बाद आरबीसी के नीचे बैठने या सेटल डाउन की दर को हम ESR कहते हैं। वेस्टरग्रेन मेथड, वेस्टरग्रेन ट्यूब 300 mm लॉन्ग में 1.6 ml ब्लड को 0.4 ml सोडियम सिट्रेट जिसका रेशियो 1 है में मिक्स करके 1 घंटे तक हम वर्टिकली स्टैंड कर देते हैं। 1 घंटे के बाद रीडिंग जब लेते हैं तो उसके अनुसार नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होता है ये सर का देखो। सो नॉर्मल वैल्यू इन मेल में कितना आएगा 1 घंटे बाद 3 से 7 mm। नॉर्मल वैल्यू फीमेल में 5 से 9 mm आएगा और नॉर्मल वैल्यू इन इन्फेंट 0 से 2 mm 1 घंटे के अंतराल में आएगा, मतलब 1 घंटे में आएगा। नेक्स्ट है मरीज के रोग यानी पेशेंट के रोग के प्रोग्नोसिस को किस टेस्ट के द्वारा बेस्ट असेस किया जा सकता है, ऑप्शन डी इज राइट, ESR जो है ये सारा इसको हम जूम कर देते हैं, जूम कर दूँ मैं, ठीक है। ESR जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके माध्यम से हम असेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है हिमेटोक्रिट क्या होता है, अच्छा ये सर यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये सर एक नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसका प्रयोग इन्फ्लेमेशन मार्कर के रूप में पेशेंट के प्रोग्नोसिस को असेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 हिमेटोक्रिट पॉलीसाइथीमिया में कम होना संभावना होती है, हिमेटोक्रिट का राइट आंसर डी हो जाएगा, किडनी में निकलने वाले EPO के अधिक स्राव से अधिक हो सकता है। EPO का फुल फॉर्म सर्च करो और कमेंट में बताओ। तो एरिथ्रोपोइटिन यहाँ पे लिखा है, उसको शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है टोटल ब्लड वॉल्यूम में से आरबीसी के द्वारा घेरे गए ऑक्युपाइड प्रतिवर्ष आयतन को हिमेटोक्रिट का PCV यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। आगे रेशनल दिया हुआ है कि हिमेटोक्रिट परसेंट वॉल्यूम ऑफ आरबीसी निम्न कारणों से बढ़ जाता है। हिमेटोक्रिट क्यों बढ़ जाता है, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन का स्राव अधिक होता है, रेड बोन मैरो की मेलिग्नेंसी हो जाती है,
कोई भी रेस्पिरेटरी और अन्य डिसऑर्डर जो शरीर में क्रॉनिक हाइपोक्सिया करते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, एम्फाइसीमा इत्यादि कहलाता है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट नॉर्मल वैल्यू ऑफ हेमाटोक्रिट एट सी लेवल। तो एडल्ट मेल में 42% टू 48% है, एवरेज 45% होता है। एडल्ट वुमेन में एवरेज 42% होता है और चिल्ड्रन में वैरी करता है एज टू एज, बट यहाँ पे चिल्ड्रन में दिया बोला गया है कि 35 टू 49% होता है और न्यू बॉर्न में 49 टू 54% होता है। किसका अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हेमाटोक्रिट का लेवल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। तो 41 क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेन में हेमाटोक्रिट या पीसीवी का सामान्य नॉर्मल लेवल कितना होता है? डी, ऑप्शन डी 40 से 50 होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एवरेज 45 होता है, 42 से 48, क्योंकि ऑप्शन हमें देखना होता है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन के नियर बाई होता है। तो नियर बाई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को चूज करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 42 है। एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री वाला मरीज मेडिकल यूनिट में भर्ती होता है जो नर्स देखती है कि आरबीसी काउंट बढ़ी हुई है। क्या है था उसको, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री है, आरबीसी काउंट बढ़ी हुई है। तो इस पेशेंट में इस लैब रिजल्ट हेतु निम्न में से कौन सा संभवतः कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है? तो ऑप्शन ए इज राइट, क्रॉनिक हाइपोक्सिया हो सकता है। तो क्रॉनिक हाइपोक्सिया में ध्यान रहे कि आरबीसी की काउंट बढ़ी रहती है। क्वेश्चन नंबर 43 है। अच्छा 43 जो है क्वेश्चन, ये जो वाइट ब्लड सेल आ गया, ध्यान रहे, अब डब्ल्यूबीसी वाले सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लैब टेस्ट का रिजल्ट एक डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने में महत्वपूर्ण होता है? अब यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा कि आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बोला गया है कि हम क्या करेंगे, अगर हमें डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करना है तो उसके रिजल्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायग्नोस कर पाएंगे। तो डब्ल्यूबीसी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लिखा गया कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना होता है, 4000 से लेके 11000 होता है। जब डब्ल्यूबीसी की काउंट बढ़ जाती है ना, तो क्या हो जाता है, सस्पेक्टेड हो जाता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में कौन सी सेल में हॉर्सशू के आकार का केंद्रक और प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में कौन सी सेल में हॉर्सशू के आकार का केंद्रक और प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन बी जो है वहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देख लो भाई, क्या था राइट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन बी इज मोनोसाइट। मोनोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में कौन से सेल हॉर्सशू के आकार का, हॉर्सशू के आकार का कौन सा सेल होता है, मोनोसाइट होता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछता भी है बार बार। रैशनल है, मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी क्या होती है, मोनोसाइट होती है, जिसका डायमीटर 14 से 18 माइक्रोमीटर होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। मोनोसाइट में किडनी शेप या हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट रेड बोन मैरो से निकलने के बाद लगभग 24 घंटे तक ब्लड स्ट्रीम में घूमने के बाद टिश्यू में जाकर बड़ी होकर मैक्रोफेजेस में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लंबे समय से न्यूट्रोपेनिया लास्टिंग मोर देन 10 डेज वाले मरीज में किस संक्रमण की रिस्क हो रहती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी इन्फेक्शन। कैरिनी इन्फेक्शन जो होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबे समय से न्यूट्रोपेनिया लास्टिंग मोर देन 10 डेज वाले मरीज में किस इन्फेक्शन में रिस्क होता है? न्यूमोसिस्टिस कैरिनी इन्फेक्शन, प्रोनाउंसिएशंस क्या होता है। ठीक है। रैशनल देखते हैं क्या है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या यहाँ पे 1500 से 2000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम होना न्यूट्रोपिनिया कहलाता है। न्यूट्रोपिनिया में क्या, न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो जाती है। न्यूट्रोपिनिया के कारण ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे न्यूमोसिस्टिस और जीरोवेसी, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, जीरोवेसी या न्यूमोसिस्टिक कैरिनी इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। दोनों इसी का नाम है। नेक्स्ट है ल्यूकोपेनिया मीन्स क्या होता है? ल्यूकोपेनिया मीन्स क्या होता है, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी के काउंट का कम हो जाना ल्यूकोपेनिया कहलाता है। नेक्स्ट है, इसका रैशनल देख लो, बोन मैरो फेल्योर अथवा सप्रेशन के कारण डब्ल्यूबीसी का अत्यधिक बिलो 4000 पर mm क्यों होना ल्यूकोपेनिया या ल्यूकोसाइटोपेनिया कहलाता है। यानी बोन मैरो जब फेल हो जाता है
तो WBC का जो काउंट होता है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाएगा? 4000 से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रिडक्शन इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज कॉल्ड, कि अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है कम हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोपनिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाइट ब्लड सेल्स एक्ट। वाइट ब्लड सेल्स किसकी तरह एक्ट करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर यहाँ पे दिया गया ए, एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, या हमें इन्फेक्शन से बचाता है। रैशनल देख लेते हैं, इसका रैशनल क्या लिखा हुआ है। सो रैशनल है, WBC का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इन्फेक्शन के विरुद्ध डिफेंस करना होता है। इसके अलावा WBC फैगोसाइटोसिस के माध्यम से मृत डेड कोशिकाओं को बॉडी से हटाती है। इंसर्ट सेल न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट से रिलीज केमिकल के डायरेक्शंस में WBC की मूवमेंट होने के प्रोसेस को कीमोटैक्सिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच अमंग फॉलोइंग डू फैगोसाइटिक एक्शंस, तो इनमें से कौन सा फैगोसाइटिक एक्शन करता है? ऑप्शन डी दिया, न्यूट्रोफिल्स करता है। कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करता है। फैगोसाइटिस का मतलब इनगल्फ कर जाना अपने अंदर। रैशनल देख लेते हैं, एक 3 स्टेज प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन एंटीजन और सेल डेब्रिस को फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजेस द्वारा इनगल्फ तथा डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फाइगोसाइटोसिस पर उपस्थित सेल रिसेप्टर से बाइंडिंग को शुरू करने के लिए एंगल्फिंग सब्सटेंस, एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑप्सोनेंस जैसे एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट से कवर्ड होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी 50 है, 50वां है 50। सीरोलॉजिकल रिएक्शंस जो बैक्टीरिया को फाइगोसाइटोसिस हेतु सेंसिटाइज करती है कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है ऑप्सोनाइजेशन। सीरोलॉजिकल रिएक्शन जो बैक्टीरिया को फाइगोसाइटोसिस हेतु सेंसिटिव करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्सोनाइजेशंस कहलाती है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्शन ऑफ ऑप्सोनिन टू फैसिलिटेट फैगोसाइटोसिस। और ऑप्सोनिन एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो फॉरेन एंटीजन, एग्जांपल माइक्रोऑर्गेनिज्म को कोट किया होता है, उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए अधिक ससेप्टेबल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा लैब टेस्ट का रिजल्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे WBC का काउंट कितना दिया है? 15,000 mmQ है। तो यहाँ पे क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रैशनल देख लेते हैं। WBC ल्यूकोसाइट्स की संख्या सामान्य कितना होता है? 11,000 mmQ अगर होता है तो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, सामान्य संख्या होता है इसका। और ल्यूकोसाइटोसिस मुख्य रूप से इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा और स्ट्रेस में होता है। जैसे यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, मोनोसाइट्स इंक्रीज इन क्रॉनिक इन्फेक्शन, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज इन वायरल एंड क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसिनोफिल्स इंक्रीज इसिनोफिलिया इन पैरासाइटिक अटैक एंड एलर्जी कंडीशंस, एग्जांपल अस्थमा में जो है इसिनोफिल्स बढ़ जाता है। ठीक है, वायरल या क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट बढ़ जाता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तो मोनोसाइट्स बढ़ जाता है, और एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी? एलर्जी में कौन सा जो है वो एलर्जी में कौन सा बढ़ता है भाई? तो ऑप्शन ए इसिनोफिलिया बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ऑप्शन डी इज ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया में क्या होता है? देखो, जो WBC के जो टाइप्स होते हैं ना 5 होते हैं, जो WBC के टाइप्स होते हैं वो 5 जो होते हैं वो क्या होता है? NBE, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, ये इसके 5 टाइप्स होते हैं, किसके? WBC के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। NBE मेरे चैनल का नाम है नर्सिंग बेसिक एजुकेशन, तो उसे याद रखो कि NBE। ठीक है, उसमें भी बोला गया है कि WBC के टाइप्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ए में एब्सेंस होते हैं, तो उसमें बोला गया ल्यूकोपेनिया इसमें आ जाएगा।
ए ग्रेनुलोसाइटोसिस या ग्रेनुलोसाइटोपेनिया का अभिप्राय ग्रेनुलोसाइटिक WBC न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स की अत्यधिक कमी होना होता है। मतलब इसमें तीनों की कमी हो जाती है, ध्यान रहे। ए ग्रेनुलोसाइट्स में NBE यानी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स तीनों की कमी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे हम ल्यूकोपेनिया भी कहते हैं। यह कंडीशन कुछ कारणों की वजह से होती है, जैसे कि ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया, कुछ विशेष प्रकार की ड्रग जैसे कि क्लोजापाइन और रेडिएशंस के एक्सपोजर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं? सो ग्लोब्यूलिन ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अच्छा, ये नया टॉपिक आ गया, इम्यूनोग्लोब्यूलिन और इम्यूनिटी, ये नया टॉपिक आ गया है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो 54 क्वेश्चन क्या है कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या होता है? तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। रैशनल पढ़ लेते हैं इसका कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी जो होता है वो उसको एंटीबॉडी भी बोलते हैं, जिसको हम IG से डिनोट करते हैं। प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन के कारण डाइवर्स समूह होते हैं जो कि एंटीजेनिक प्रोटीन से जुड़कर बीमारियों के विरुद्ध शरीर की प्राइमरी डिफेंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में होती है? तो ऑप्शन डी IgM जो होता है IgM एंटीबॉडी, M जो होता है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। अब देखो यहाँ पे रैशनल में एंटीबॉडी M में पेंटामेरिक संरचना होती है क्योंकि इसमें 5 इम्यूनोग्लोबिन सब यूनिट पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबिन M को मिलियनियर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि यह भारी मॉलिक्यूल्स होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 90,000 से लेके 1 लाख होता है। एंटीबॉडी M formed during the early period of reaction, so its presence of indicate acute infection. 56 देख लेते क्वेश्चन, which of the following is true about antibody M? एंटीबॉडी M के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कैमरा मेरा टेढ़ा है क्या? ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इट इज फॉर्म ऑफ द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज द फॉर्म ऑफ द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? मैक्सिमम इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन सीरम। इन पांचों में से जो देखो इम्यूनोग्लोबिन 5 होते हैं ना, IgM, गामडे जिसको बोलते हैं, GAMDE, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन D, इम्यूनोग्लोबुलिन E, गामडे होता है। अब बोला कि यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, D नहीं दिया इसमें। तो मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है सीरम में। सीरम में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? IgG होता है, ध्यान रहे। IgG जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन जो होता है सीरम में प्रेजेंट होता है। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। इसका रैशनल देख लो भाई। Immunoglobulin G, IgG is the principal immunoglobulin in human serum. It is the most abundant, 80% immunoglobulin present होता है। 58 देखो, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है तथा न्यूबॉर्न को पैसिवली इम्यूनिटी प्रदान कर सकता है? तो ऑप्शन राइट इज ए, IgG। इम्यूनोग्लोबुलिन जो G होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है कि इम्यून ग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा प्रेजेंट होता है? IgA प्रेजेंट होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन A प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में। ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है 60 सब्सटेंस दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ये भी पूछा हुआ है कि ऐसा कौन से इसमें से है आपका इम्यूनोग्लोबिन या कोई सब्सटेंस है जो क्या है, क्रॉस नहीं करता है। कौन सा क्रॉस नहीं करता है प्लेसेंटा को? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, IgG। इम्यूनोग्लोबुलिन ही केवल एक एंटीबॉडी क्लास होता है जो सिग्निफिकेंटली ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। मतलब ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसमें एक्सेप्ट लगा दो। क्वेश्चन में खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सेप्ट होता तो नहीं, अगर इसमें से हम अगर नॉट निकाल देंगे ना, नॉट, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे IgG सही होता। और अगर नॉट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि IgG जो है क्रॉस कर सकता है, इसका मतलब बाकी सब क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, देख लो। अब इसका आंसर भी ऐसे हैशटैग दे दिया है और स्टेटमेंट बोला गया कि क्रॉस कर सकता है, लेकिन बाकी सब, इसका मतलब ये ना कि सारे क्रॉस नहीं कर सकते जो ऑप्शन में दिए गए हैं। कुछ मिस्टेक्स भी होंगे
मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ, तो कमेंट में ज़रूर करना कि भाई कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत है, और कमेंट में ज़रूर आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी जो स्वयं को पैथोजेंस से बचाती है वो कहलाती है। ऑप्शन सी इज राइट, इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 62 है, अ नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी टू विथस्टैंड द टॉक्सिन और द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज। द नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी टू विथस्टैंड द टॉक्सिन्स और द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज इज। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। सो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर डी है, इम्यूनिटी के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, द करेक्ट स्टेटमेंट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बोला गया है, स्लो एंड स्लगिश। एक इम्यूनोजन हेतु इनिशियल रिएक्शन जिस दौरान के टी और बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं तथा एक स्पेसिफिक एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडीज पैदा की जाती है, उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। यह रिएक्शन रिलेटिवली वीक और स्लो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेमोरी सेल्स होती है, लेकिन इस दौरान बहुत अत्यधिक संख्या में एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी सेल पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, इररिलेवेंट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स से एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी के स्तर में बढ़ोतरी होना कहलाता है। इररिलेवेंट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स से एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी के स्तर में बढ़ोतरी होना कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट। एनामनेस्टिक रिएक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं, रैशनल देख लेते हैं भाई इसका क्या है। एक एंटीजन के री एक्सपोजर के बाद उस एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडीज का ब्लड में शीघ्र रीअपियर होना एमनास्टिक रिएक्शन कहलाता है। एंटीजन के री एक्सपोजर के बाद उस एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी का ब्लड में शीघ्र रीअपियर हो जाना उसे एनामनेस्टिक रिएक्शन कहलाता है। एनामनेशिया एक सेल मेडिएटेड फिनोमिना है जो एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी यानी कि बी लिम्फोसाइट की प्रेजेंस के कारण होता है। मेमोरी सेल बी लिम्फोसाइट के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, नेचुरल किलर सेल्स आर एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन डी, इननेट इम्यूनिटी जो होता है नेचुरल किलर सेल्स का एग्जांपल होता है। और यहाँ पे इम्यूनिटी के जब टाइप पढ़ोगे तो अलग अलग होता है, ठीक है। इम्यूनिटी जिसका बी या टी लिम्फोसाइट के स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के द्वारा निर्धारण नहीं होता उसे इननेट इम्यूनिटी नॉन पैथोजन स्पेसिफिक कहते हैं। इसमें सेलुलर कीमोटैक्सिस, सिक्रीशंस ऑफ साइटोकाइनिन्स, एग्जांपल इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, साइटोटॉक्सिसिटी, एक्टिविटीज ऑफ डेंड्रेटिक और नेचुरल किलर जिसे एनके सेल्स भी बोलते हैं, एनके सेल्स भी बोलते हैं, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसमें इन्फ्लेमेशन तथा फैगोसाइटोसिस जैसी एक्शन सम्मिलित होती हैं। एक लार्ज ग्रेन्यूल्स लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स विदाउट सेल सरफेस मार्कर जो सेल से बंद कर साइटोटॉक्सिन्स को रिलीज करके उसका लाइसिस करती है उसे हम एनके सेल्स भी बोलते हैं। एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स क्या होता है, लार्जर ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स होती हैं जो कि विदाउट लिम्फोसाइट विदाउट सेल सरफेस मार्कर। नेचुरल किलर सेल्स कुछ प्रकार की ट्यूमर सेल्स तथा वायरसेस से इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक सेल जो वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करके इननेट इम्यूनिटी में भाग लेती है। ऑप्शन बी इज राइट, नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसा जो इननेट इम्यूनिटी में भाग लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, द थाइमस रिलेटेड टी सेल्स। ऑप्शन डी इज रिकॉग्नाइज बॉडी ओन सेल्स। थाइमस रिलेटेड टी सेल्स क्या करती है, खुद ही के सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है। थाइमस से संबंधित टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट बॉडी के स्वयं के सेल्स अथवा फॉरेन एंटीजन को माइक्रोफेजेस और अन्य एंटीजन प्रेजेंट सेल्स एपीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज करती है। जब एक बार माइक्रोफेजेस टी सेल्स को एंटीजन का सेल्फ या नॉन सेल्फ होने का आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है तो टी सेल माइक्रोफेजेस बी सेल व अन्य टी सेल को बॉडी के डिफेंस के लिए निर्देशित करके एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स से मुख्य भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्या देख लेते हैं। टी लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट होता है सेलुलर या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आता है। सीटी याद रखो, सीटी। टी लिम्फोसाइट किस में आता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आता है।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 है, देखो क्या बोलता है। ठीक है, रैशनल देखो, टी लिम्फोसाइट सेलुलर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के निर्माण में इन्वॉल्व होती है। बी लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज का निर्माण करती है तथा इम्यूनोग्लोबिन ह्यूमोरल एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है। 69 देखो, द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज, द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है डी, तो डी क्या है? ऑप्शन लिख लेते हैं। शिट, मैंने इसको फिक्स कर लिया, थोड़ा हाथ में दर्द हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट है यहाँ पे, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्न में से कौन सा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए इज राइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय, तो सी, ऑप्शन सी, बी लिम्फोसाइट के द्वारा ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है मेडिएट होती है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन नंबर, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन, कौन सा इम्यूनिटी HIV इन्फेक्शन के द्वारा जो है अफेक्ट होती है? तो ऑप्शन इज राइट, सेलुलर इम्यूनिटी। जब HIV होता है तो क्या होता है यहाँ पे? सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनिटी, ये तो हो ही गया, इसका रैशनल है। देखो, HIV इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय द CD4 सेल्स, अगर HIV इन्फेक्शन होता है तो CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, विच आर द टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का जो कि टाइप्स होता है। सो HIV इन्फेक्शन अफेक्ट द सेलुलर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इम्यून मैकेनिज्म का मुख्य नियामक या रेगुलेटर क्या होता है? इम्यून मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी, हेल्पर टी सेल्स होते हैं इम्यून मैकेनिज्म, इम्यून मैकेनिज्म का मुख्य रेगुलेटर होता है कौन? हेल्पर टी सेल। रैशनल देख लेते हैं इसका, CD4 T हेल्पर सेल्स अ टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट प्राथमिक रूप से रेगुलेटर की तरह कार्य करती है क्योंकि यह साइटोकाइंस को सिक्रेट करती है जो अन्य WBC की एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू, हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? टी सेल से बिलोंग करते हैं हेल्पर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्या है 26 में, डिजीज होने पर, डिजीज से रिकवर होने पर और वैक्सीनेशन से जब बॉडी अपने स्वयं के द्वारा एंटीबॉडी बनाने में समर्थ होती है तो इसे कहते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का अभिप्राय ऐसी इम्यूनिटी से होता है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं, एक तो एक्टिव एक्वायर्ड और होता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत यह इम्यूनिटी एंटीजन के एक्सपोजर होने से स्वयं मानव शरीर द्वारा बनाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यह इम्यूनिटी बॉडी में होने वाले नेचुरल इन्फेक्शंस टाइफाइड, मीजल्स, चिकन पॉक्स इत्यादि के बाद बनती है। और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यह है कि इम्यूनिटी आर्टिफिशियली रूप से इम्यूनाइजेशन के द्वारा पैदा की जाती है, जैसे BCG का इंजेक्शन देकर TB के विरुद्ध इम्यूनिटी बनाना। ठीक है, देखो इस वीडियो को बनाने का माध्यम सिर्फ यही है कि मतलब जो किताब में लिखा स्टेटमेंट उसको मैं पढ़ूँ ताकि दिमाग में जो है आप रीड करो, एक बार रीड करना ज़रूरी है क्योंकि हमने कभी रीड ही नहीं किया है, तो थोड़ा ये चीज़ है। बाकी जिस तरीके से आप पढ़ते हो वैसे पढ़ो, एक बार बस वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पैसिव, वो तो है कि सारे ऑप्शंस को छुपा के आपको आंसर करना है, प्रैक्टिस करना है या फिर आपको OMR शीट के माध्यम से करना है, वो करो, टेस्ट भी दो, लेकिन एक बार सारा जो है आंसर पढ़ना है। और टॉपिक पढ़ने से जो हो जाता है कि टॉपिक के देखोगे ना कौन कौन से टॉपिक है, उसके माध्यम से आप क्या कर पाओगे, थ्योरी जो है पढ़ोगे। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? तो इस इम्यूनिटी में शरीर स्वयं इम्यूनिटी नहीं बनता है, इसमें
व्यक्ति केवल बाहर से बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडीज के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप करता है। यह अस्थायी इम्यूनिटी होती है और कम बचाव करती है। यह 2 प्रकार की होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। माँ से फीटस में प्लेसेंटा इम्यूनोग्लोबुलिन जी या ब्रेस्ट मिल्क इम्यूनोग्लोबुलिन ए के द्वारा एंटीबॉडीज़ का ट्रांसमिशन होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में इसमें होस्ट में इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन देकर विकसित की जाती है, जैसे कि ATS यानी एंटी टेटनस सीरम टेटनस में, और IVIG यानी इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन मिस्थेनिया ग्रेविस में हम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को मैं कई पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि 1-1 घंटे का ही मतलब कोशिश करूँगी कि रहे। देख लेता हूँ कितना है इसमें बच्चा। अभी ब्लड का ही पोर्शन चल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बना चुकी हूँ। देख लेते हैं अभी कितना कर पाते हैं। कब ब्रेक करके करूँगी। ऑलरेडी मेरे 2 घंटे हो गए, 1 घंटे का ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ मैं। सो क्वेश्चन नंबर 27, DPT वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी अर्जित या एक्वायर्ड होती है, अगर DPT इंजेक्शन या वैक्सीनेशन लग रहा है तो कौन सा इम्यूनिटी होगा? एक्टिव इम्यूनिटी होगा। ठीक है। सीरम के अलावा अन्य सभी प्रकार की वैक्सीनेशन से प्राप्त इम्यूनिटी को एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी ही होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाई। तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हम इम्यूनाइजेशन और एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते क्या है। इम्यूनिटी गिवन बाई TT वैक्सीन। TT वैक्सीन के द्वारा जो हम इम्यूनिटी मिलती है उसे हम कहते हैं डी एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड प्रोड्यूस। ऑप्शन यहाँ पर बी लिखा है, क्या है भाई? एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन जो है एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा। अगर कोई आंसर गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना प्लीज़। वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड के प्राप्त इम्यूनिटी प्रायः एक्वायर्ड एक्टिव होती है, इसलिए प्रश्न ही अच्छा देखो प्रश्न ही गलत प्रतीत होता है। कुछ भी होगा ऐसा क्वेश्चन तो कोई भी क्वेश्चन का कुछ ऐसा आंसर, इसमें बहुत सारे मिस्टेक मिलेंगे भी यादों में, तो कोई भी आंसर गलत होगा जो उसमें दिया उसके आंसर के अकॉर्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हैं। कितने महीने तक एक बेबी केवल माँ से प्राप्त इम्यूनिटी का उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए 3 मंथ तक जो है बेबी माँ के द्वारा जो प्राप्त करता है उस इम्यूनिटी को यूज़ करता है। प्रथम 3 महीने नवजात संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो कि माँ के एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जी से प्राप्त होती है का उपयोग करता है। उसके बाद वो एक्टिव इम्यूनिटी के लिए अपना खुद का इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी? ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू बेबी, एक्सपोजर ऑफ राइट आंसर से पढ़ते हैं, सिर्फ आंसर पढ़ते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू बेबी। एंटीबॉडी माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होना जो है वो क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अपने स्वयं के इम्यून सिस्टम के मैच्योर नहीं होने तक फीटस में ट्रांसप्लेसेंटली और इन्फेंट में ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा मैटरनल एंटीबॉडी के ट्रांसफ़र होने से प्रोटेक्शन होता है या एक प्रकार का कौन सा इम्यूनिटी होता है? तो डी पैसिव इम्यूनिटी होता है। नेक्स्ट है, एक के अलावा निम्न में से सभी इन्फेंट में पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, देखो राइट है 84 क्वेश्चन नंबर, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। एक के अलावा सभी इन्फेंट में पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिजीज नहीं करता है। कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे डिजीज प्रोवाइड नहीं करता है इन्फेंट में, तो ये गलत है। यानी क्या सही है यहाँ पे? सही याद करना है आपको सिर्फ मैटरनल एंटीबॉडी, ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर, वैक्सीनेशन बाय ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी, ये सारे क्या होते हैं? पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू मिल्क टू द बेबी इज कॉल्ड सी नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, निम्न में से कौन सा पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज्ड होता है? ऑप्शन बी इज राइट, ह्यूमन एंड एनिमल सीरा जो होते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टिटनस इज ऑब्टेन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डी टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी इम्यूनिटी में से एक एनिमल या व्यक्ति जो पहले से डिजीज के प्रति इम्यून है की एंटीबॉडीज को देना सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी।
क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी, कौन सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर कर सकते हैं। ऑप्शन सी, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन में एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी आता है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी, तो बी नहीं होगा, तो क्या होगा इसमें, एक्सपोजर टू द डिजीज, ये भी एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी में आ जाएगा। एक्सपोजर टू द सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन, ये सारे आ जाएंगे। ह्यूमन सीरा गिवन आफ्टर डॉग बाइट टू प्रिवेंट रेबीज, कौन सा देते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन में आ जाएगा अगर हम ह्यूमन सीरा यूज़ करते हैं तो। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज इज कॉल्ड, डी आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, जब इन्फेक्टेड बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होती है तो कहलाती है, इन्फेक्टेड बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होती है तो कहलाती है क्या, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। शरीर में इन्फेक्शन के कारण निर्माण होता है, शरीर में इन्फेक्शन के कारण क्या निर्माण होता है, एंटीबॉडी निर्माण होता है ताकि उसके अगेंस्ट में फाइट कर सके। नेक्स्ट है, क्लिनिकल तथा सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के कारण शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। मेमोरी टी सेल्स लिम्फोसाइट का सेंसिटाइजेशन होता है जिसके परिणाम स्वरूप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होता है। इम्यूनिटी डेवलपमेंट व्हेन एंटीबॉडीज ऑप्शन बी, और एक्सपोजर टू कॉन्टेजियस डिजीज़, क्या हो जाएगा, जब भी कॉन्टेजियस डिजीज़ का एक्सपोजर होगा तो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कौन सा नहीं है, सी नहीं है, तो क्या है, एंटीबॉडी रिसीव इन रिस्पॉन्स टू डिजीज, एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम द मदर और एंटी एनिमल सीरम, ये सारे क्या होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सोर्स होते हैं, ये नहीं होगा, सी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, हमें राइट आंसर से याद रखना है। 97, इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डिजीज, इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज, ऑप्शन ए एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, अगर कोई बीमारी होती है तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट है, एक बच्चा इंजरी के बाद कीचड़ या मड में एक्सपोज होने पर हॉस्पिटल में आता है, उसे हम एंटीटॉक्सिन दिया जाता है, तो किस प्रकार की इम्यूनिटी होती है, ऑप्शन डी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन को ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट के एक्सपोजर के तुरंत बाद दिया गया है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन है तो क्या होता है, ये एंटी सीरा होता है डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन। अब देखो यहाँ पे रैशनल दिया गया है, एंटी सीरम से तात्पर्य एक ऐसे सीरम से होता है जिसमें एक स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज होती है, एक एंटीबॉडी जो एक स्पेसिफिक बायोलॉजिक टॉक्सिन जैसे डिप्थीरिया अथवा टिटेनस टॉक्सिन के रिस्पॉन्स से पैदा होता है। अथवा उसे न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल होती है, वो एंटीटॉक्सिन कहलाती है। एंटीटॉक्सिन आर यूज्ड फॉर द प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरापेटिक पर्पस के, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सी एक प्रिपरेशन या ईडी में ओपन कंटामिनेटेड इंजरी से एडमिटेड पेशेंट जिसकी टिटनस इम्यूनाइजेशन की रिसेंट हिस्ट्री नहीं है के लिए सर्वोत्तम होगी, ऑप्शन डी क्या है, राइट, टिटनस एंटीटॉक्सिन्स राइट आंसर हो जाएगा। हानिकारक पदार्थ हो, नोजियस सब्सटेंस के प्रभावों के विरुद्ध अपने संपूर्ण डिफेंसिव एबिलिटीज़ के साथ शरीर से लड़ने या फाइट के प्रयासों को जाना जाता है, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, इसका थर्ड पार्ट मैं बनाने वाली हूँ और थर्ड पार्ट में अभी यही चलेगा, इसके अंदर देखो दिखाती हूँ मैं, प्लेटलेट से ये सब यही चलेगा अभी। ठीक है, ये पूरा जो टॉपिक ही ये पूरा ब्लड का है, जो थोड़ा बहुत फर्स्ट पार्ट मैंने थोड़ा बहुत जो टॉपिक को मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया और ये सेकंड पार्ट में। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ भी गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि ये वीडियो का सिर्फ मकसद है कि आप क्वेश्चन को रीड करो एक बार, क्योंकि हम रीड ही नहीं किए होते, ताकि कभी बुक ख़त्म ही नहीं होता, बहुत भारी लगता है। तो आपके माध्यम से भी मैं अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर रही हूँ, ये भी हो सकता है। सो पहले थ्योरी पढ़ना इस वीडियो को देखने से पहले, फिर इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना क्या मैं पढ़ रही हूँ और उसका आंसर देखना, फिर अपना OMR शीट में प्रैक्टिस करना। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।